बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस सनम फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इज़ हेयर। आज आपका दूसरा लेक्चर है और हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नेशनल इनकम या कौमी आमदनी। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें प्रीवियस लेक्चर से रिवाइज़ करवाना चाहूँगी। आपको अच्छी तरह याद होगा लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जुज़वी और कुल्ली माशियात में क्या फ़र्क है। आपका फ़र्स्ट ईयर का करिकुलम बिलोंग करता है आपकी जुज़वी माशियात से, जबकि सेकंड ईयर का सिलेबस का ताल्लुक़ कुल्ली माशियात के साथ है। आपको मैंने वर्ल्ड डिप्रेशन यानी कि आलमी बहरान के बारे में सारा सिनेरियो क्लियर किया था कि ये बहरान क्यों कर पैदा हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री को रिवाइज़ करूँगी ताकि आपके माइंड में ये सारा लेक्चर रिफ्रेश हो जाए। हमने ये पढ़ा था कि माशियात के बानी का नाम है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ का ताल्लुक़ क्लासिकी मकतब फ़िक्र से था। क्लासिकी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का यही ख्याल था कि रसद अपनी तलब खुद पैदा करती है। लेकिन ऐसा 1930s के वर्ल्ड डिप्रेशन या आलमी बहरान ने यह साबित कर दिया कि ये बात इस तरह से नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी भी आलमी बहरान ना आता। एक तो हमने लास्ट चैप्टर में रिवाइज़ की थी वर्ल्ड डिप्रेशन के हवाले से चीज़ें, यानी आलमी बहरान, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा हुई थी, कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। अब अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं कौमी आमदनी। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम बाकायदा तौर पर कुली माशियात को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको शुरू करते हैं। कौमी आमदनी से मुराद, अगर हम जनरली बात करें, इससे मुराद पूरे मुल्क की आमदनी है। अब हमने, अगर आप थोड़ा आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में फ़र्स्ट ईयर में हमने 4 आमिलीन पैदाइश पढ़े थे। कौन कौन से थे? ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। यानी कोई भी चीज़ हमने पैदा करनी है, इन चारों अवामिल से वो मिल के बनेगी। ज़मीन से क्या मुराद है? ज़मीन से मुराद महज वो ज़मीन नहीं है जिस पे हम चलते फिरते हैं। ज़मीन से मुराद हर वो कुदरती ज़रिया हो सकता है या कुदरती वसाइल हो सकते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं। दूसरी, मेहनत में आपकी ज़हनी और जिस्मानी काविश दोनों आ जाएंगी। यानी एक टीचर का क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाना ज़हनी मुशक्क़त है, जबकि मज़दूर का किसी बिल्डिंग को बनाना उसकी जिस्मानी मुशक्क़त है। यानी मेहनत में आप दोनों कैटेगरी से मेहनत लेंगे। सरमाया, सरमाया से मुराद आप कैश भी ले सकते हैं यानी पैसा, और दूसरा कि इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरमाया से मुराद होता है आपकी मशीनरी। और तंजीम, यानी जब ये तीनों अवामिल मिल जाएंगे तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे। इन चारों अवामिल से मिलके आप क्या करेंगे? कोई भी चीज़ पैदा करेंगे। फिर इन इन चारों अवामिल को इनके मुआवजे भी दिए जाते हैं। ठीक है। अब कौमी आमदनी आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा मैं पहले बेसिक बातें आपको डिस्कस करना चाहूँगी। कौमी आमदनी से क्या मुराद है? डिफरेंट जो माशियादान है उसने कौमी आमदनी को डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अल्फ्रेड मार्शल, फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, आपने अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा था। अल्फ्रेड मार्शल का ताल्लुक नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से था, यानी नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र से। थोड़ा सा चलें, अब अल्फ्रेड मार्शल का नाम आ ही गया है तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात को मादी खुशहाली का इल्म करार दिया था। ठीक है, मादी खुशहाली का इल्म यानी माशरे में किस तरह से खुशहाली लाई जा सकती है। लेकिन इसने अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ किया था, अपनी डेफिनेशन को इसने पसंद नापसंद की बात में उलझा दिया, या आप कह सकते हैं सिर्फ इसने जिस्मानी काविश को हिस्सा बनाया था, ज़हनी काविश को हिस्सा नहीं बनाया था। एनीवेज, सबसे पहले कौमी आमदनी की एक डेफिनेशन जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी मुल्क में मेहनत और सरमाया
या कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर आपने जो भी अशिया और ख़िदमत पैदा करनी हैं, इन सबको अगर जमा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है? कौमी आमदनी। अशिया और ख़िदमत क्या होती हैं? अशिया से मुराद आपकी वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकल वजूद रखती हैं, मादी वजूद, कुर्सी, चेयर, टेबल, सो ऑन। और ख़िदमत, डॉक्टर का मरीज़ को देखना ख़िदमत की कैटेगरी में आता है। टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाना भी ख़िदमत की कैटेगरी में आता है। वकील का अदालत में दलाइल देना भी ख़िदमत की ही कैटेगरी में आता है। यानी किसी भी मुल्क में हमने पढ़ा था कि 4 आमलीन पैदाइशें, आपने उनको मिलाया और सबको इस्तेमाल करके आपने क्या किया? अशिया और ख़िदमत। सारी बात है, जो भी चीज़ पैदा करेंगे इन चारों अवामिल को मिला के आप बनाएंगे। और पूरे मुल्क में जो भी अशिया और ख़िदमत पैदा होगी उन सबको जमा कर दिया जाए तो उसको क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं कौमी आमदनी। और फिशर ने इसकी डेफिनेशन ये दी थी, अशिया और ख़िदमत की वो मिकदार जो कि एक साल में सर्व की जाए, यानी कि खर्च की जाए। सारी बात है कि एक तरफ पैदा करने वाले अवामिल हैं, दूसरी तरफ कंज्यूम होते हैं। अब मार्केट में जाएं, कोई चीज़ एक तरफ तलब है, रसद है, यानी अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी दो फोर्सेस के गिर्द ही घूम रही होती है। एक आपकी तलब आ जाएगी और दूसरी क्या? रसद। और मंडी का तवाज़न हमेशा तलब और रसद के तवाज़न से आता है। जहाँ तलब और रसद बराबर हो जाएंगे वहीं आपकी तवाज़नी में कीमत और तवाज़नी मिकदार तय पा जाएगी। यानी चाहे आप लोग जुज़वी माशियात पढ़ रहे हों या कुल्ली माशियात, ये हिडनली आप तलब और रसद के कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे। ठीक हो गया। और अशिया और ख़िदमत जितनी भी पैदा की जाएगी ये सब क्या कहलाएगी? कौमी आमदनी। यानी कौमी आमदनी से ये भी आप कह सकते हैं कि अशिया और ख़िदमत की वो मिकदार जो कि एक साल के अरसे में पैदा की जाए वो क्या कहलाती है? कौमी आमदनी। यानी कि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना आप मंथली बेसिस पे तो नहीं कर सकते, एक पूरी इकोनॉमी को आप मेजर करना चाहें, इसलिए आप इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि एक साल का अरसा लेते हैं कि एक साल के दौरान आपने जितनी अशिया या जितनी भी खिदमत पैदा करेंगे उनको वो क्या कहलाएगी? कौमी आमदनी। ठीक है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि आपको बुक में भी मिल जाएंगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप डेफिनेटली आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगी। डिफरेंट डेफिनेशंस, सबका थीम अल्टीमेटली एक ही है। कोई बता देगा आपको कि ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम से मिलकर आपने जो भी अशिया और खिदमत पैदा की हैं वो कौमी आमदनी है। या आपको पता है ज़मीन का मुआवजा क्या होता है? लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुनाफा। या आप कहेंगे कि आपने 4 आमलीन पैदाइश लगाई, ये क्या है? चारों आपके आमलीन पैदाइश। और इनके जो मुआवजे हैं, या तो कहेंगे कि इनको आपस में जमा कर लिया जाए तो वो भी क्या कहलाती है? कौमी आमदनी। या इन्होंने जो भी चीज़ें पैदा की हैं उसकी ज़री मालियत को आप क्या कहते हैं? कौमी आमदनी। यानी कि हर एक का थीम चाहे अपना अल्फाज अपने हों, लेकिन अल्टीमेटली थीम एक ही होता है कि कौमी आमदनी से मुराद यही है कि अशिया और खिदमत की मिकदार, सबसे इजी डेफिनेशन यही है, अशिया और खिदमत की वो मिकदार जो एक साल में आप पैदा करते हो उसे आप क्या कहेंगे? कौमी आमदनी। ठीक हो गया? ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब इसके कुछ तसव्वुरात हैं, ये आप बुक से बाकी डेफिनेशन कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कौमी आमदनी के तसव्वुरात पढ़ते हैं। सबसे पहला, खाम मुल्की पैदावार। नंबर 2, खाम कौमी पैदावार। नंबर 3, खालिस कौमी पैदावार। नंबर 4, कौमी आमदनी। नंबर 5, शख्सी आमदनी। नंबर 6, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। चलें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि खाम मुल्की पैदावार। अब अगर आप फोकस करें, मुल्की का मतलब है कि आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर।
इसको मैं मज़ीद आपको क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सबसे पहला क्या है, खाम मुल्की पैदावार। ये लेट्स सपोज ये क्या है, आपका कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है। अब आपको इतना तो अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता है कि कोई चाइना से आया होगा, वो पाकिस्तान में जॉब कर रहा होगा, अमेरिका से भी कोई बिलोंग कर सकता है, इंग्लैंड से भी, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे होते हैं। यानी मुल्की से मुराद आपकी अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी। अब अंदरूनी ज़राए में यही है कि अगर कोई गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात दे रहा है तो उसकी आमदनी को हम कहाँ काउंट करेंगे, खाम मुल्की पैदावार। यानी खाम मुल्की पैदावार से क्या मुराद है, अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो अंदरूनी ज़राए से हासिल की जाए क्या कहलाती है, कौमी आमदनी, खाम कौमी पैदावार, ठीक है, सॉरी खाम मुल्की पैदावार, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास खाम, ओके जी, खाम मुल्की पैदावार। बच्चे आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। खाम मुल्की पैदावार होगी और ये क्या होगी, सॉरी, खाम कौमी पैदावार। अब कौमी पैदावार से क्या मुराद है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी लोग आपको पता है अमेरिका में, कुछ लोग चाइना में सर्व कर रहे होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, यानी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जो कि किसी और कंट्री के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। अब खाम कौमी पैदावार में अशिया और खिदमात की जो भी मिकदार पाकिस्तानी लोग चाहे वो बाहर से सर्व कर रहे हो, उनकी आमदनी को किस में शामिल करेंगे, खाम कौमी पैदावार में। और जबकि खाम मुल्की पैदावार में सिर्फ अपने बाउंड्रीज़ के अंदर जो लोग अर्न कर रहे हैं आपने सिर्फ उसको शामिल करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली मुल्की पैदावार से मुराद होता है अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी। अंदरूनी से मुराद अगर कोई अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से या डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान में वो जॉब कर रहा है तो उसकी आमदनी को हम कहाँ किस में शुमार करेंगे, खाम मुल्की पैदावार में शामिल करेंगे। लेकिन वो खाम कौमी पैदावार का हिस्सा नहीं होगी। खाम कौमी पैदावार को में सिर्फ आपकी कौम की आमदनी शामिल होती है, जो कि कोई भी पाकिस्तानी अगर अमेरिका में सर्व कर रहा है, चाइना में कर रहा है, तो उसकी आमदनी को हम किस में शामिल करेंगे, खाम कौमी पैदावार में। बच्चों आपने बहुत केयरफुली रिवाइज करना है कि मुल्की क्या है और कौमी क्या है। मुल्की से मुराद पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर, जबकि कौमी से मुराद कोई भी पाकिस्तानी अगर किसी और कंट्री में भी सर्व कर रहा है तो उसकी आमदनी किस में आएगी, खाम कौमी पैदावार में। जबकि मुल्की पैदावार में आएगी सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी। कौमी पैदावार में अशिया और खिदमत की मिकदार जो कि एक साल में पैदा करते हैं पाकिस्तानी अगर ऑस्ट्रेलिया में अर्न कर रहा है, जितनी भी उसकी आमदनी है वो किस में आएगी, कौमी पैदावार में, जबकि वो मुल्की पैदावार में नहीं आएगी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जा रहे हैं, वो क्या है, खालिस कौमी पैदा पैदा पैदावार, ठीक है। खालिस कौमी पैदावार क्या होती है, यानी आपकी खाम कौमी पैदावार माइनस फरसुदगी के अखराजात, तो क्या बन जाता है, खालिस कौमी पैदावार। अब आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि फरसुदगी के अखराजात से क्या मुराद है। फरसुदगी के अखराजात से ये मुराद है, लेट सपोज़ आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन ली हुई है, चलिए ऐसी समझ लें, एक टाइम के बाद मशीनरी क्या करना शुरू हो जाती, ख़राब होना शुरू हो जाती, यानी उसकी तोड़ फोड़ या उसकी मरम्मत पे क्या होते हैं, अखराजात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर हम खाम कौमी पैदावार में से ये सारे तोड़ फोड़ के या उसकी मेंटेनेंस के अखराजात को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, खालिस कौमी पैदावार।
ठीक है ना। अब आप ज़ाहिर बात है हम पढ़ रहे हैं इस टाइम कौमी आमदनी जहाँ कॉन्सेप्ट ही ये कुली माशियात से है, तो इसका मतलब है हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूरे मुल्क के हवाले से कर रहे हैं। अब पूरे मुल्क में अगर 1 लाख लेट सपोज मालियत है ख़ाम कौमी पैदावार की और फरसुदगी के अखराजात की है आते हैं 30,000, तो आपके पास बाकी खालिस कौमी पैदावार कितनी बचेगी? 70,000। ठीक है। यानी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि खाम कौमी पैदावार क्या होती है, खाम मुल्की पैदावार क्या है और खालिस कौमी क्या है। खाम कौमी पैदावार में से जब आप फरसुदगी के अखराजात को डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास बाकी क्या बचेगी? खालिस कौमी पैदावार। अब चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? कौमी आमदनी। कौमी आमदनी को मैंने पहले भी आपको काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो कि आप 1 साल में पैदा करते हो वो आपकी क्या कहलाती है? कौमी आमदनी। अच्छा, पांचवा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी क्या होती है? यानी एक आदमी जो इंडिविजुअली पूरे साल में कमाता है। लेट सपोज अगर एक प्रोफेसर की या किसी भी इंसान की एक मंथ की सैलरी है 50,000, तो उसकी साल में वो 6 लाख उसकी आमदनी होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी? शख्सी आमदनी। यानी एक आदमी ज़ाती तौर पे जो भी अर्न करता है वो उसकी क्या कहलाती है? शख्सी आमदनी। लेकिन जो भी वो अर्न करता है तो उसके अंदर अभी टैक्सेस की अमाउंट भी शामिल होती है, तो इस वजह से जब उसको वो अपनी मर्ज़ी से अभी नहीं खर्च कर सकता। अब इसका छठा कॉन्सेप्ट है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। वो क्या होती है? यानी आपकी आमदनी है 50,000 और आपने 5,000 लेट्स सपोज आप क्या करते हो? टैक्स अदा करते हो, तो बाकी कितना बचेगा? 45,000। और ये जो 45,000 है ये आपकी क्या होगी? काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से यही मुराद है कि ये वो आमदनी होती है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हो, क्योंकि इसमें से वो अमाउंट निकल चुकी है जो कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट थे, कौमी आमदनी के तसव्वुरात थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैं आपको क्लियर कराना चाह रही थी। अब आप ऐसा करें, प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की बुक आप सब परचेज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से भी अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो उसमें भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कॉन्सेप्ट हर बुक में एक होता है, लेकिन बच्चों की थोड़ी साइकी वो इस तरह से होती है कि बच्चे यही देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बुक थोड़ी सी स्मार्ट है और आपकी जो अब्दुल गनी चौधरी की बुक है वो काफ़ी वॉल्यूम में भी ज़्यादा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। ऐसा नहीं होता, बस ये जो की बुक्स होती हैं ये थोड़ा सा चीज़ को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना चाहेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। नहीं तो आपने अगर लेनी ही लेनी है तो प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की बुक आप सब परचेज़ कर लें। तो इसको अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अब एक अच्छा टाइम है इसको पढ़ने का। स्टार्ट से ही मेरे साथ टच रहें, अब मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखा करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट किया करें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे उसका रिप्लाई भी दे दिया करूँगी और ज़रूरत पड़ने पे आपको स्क्रीन शॉट्स या कुछ भी ऐसा शेयर कर दिया करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी स्ट्रैटेजी कोरोना वायरस की वजह से आई है कि आप लोगों को इस तरह से लेक्चर दिया जा रहा है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप इसको तवज्जो से देखते भी हो कि नहीं। काइंडली थोड़ा टाइम निकालें, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।